एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके संसार और आज डेट है 11 जनवरी 2021 और वक्त हो गया है करंट अफेयर्स का। तो आज हम सब डिस्कस करेंगे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए सेशन की तरफ बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 में मुख्य अतिथि कौन थे। तो हम लोगों ने पहले चर्चा की थी कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो हम लोगों ने देखा था 9 जनवरी को, लेकिन यहाँ पे पूछा कि मुख्य अतिथि कौन थे। तो इस साल के जो मुख्य अतिथि थे, 16वें प्रवासी दिवस जो मनाया गया भारतीय प्रवासी दिवस, इसके जो मुख्य अतिथि थे वो चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। ठीक है। और जो 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो मनाया गया, ये वर्चुअल प्रारूप में मनाया गया और ये नई दिल्ली में मनाया गया। क्यों? क्योंकि इस साल जो पेंडेमिक आया कोविड-19 का, इसी को देखते हुए वर्चुअल इस बार रखा गया। और इस साल का जो मुख्य विषय था यानी थीम जो था वो था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है। और अगर हम देखिए इस सम्मेलन का जो उद्घाटन किया गया वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और जो मुख्य भाषण दिया गया वो महामहिम श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी के द्वारा दिया गया, जो कि चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे और ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। और आपको मैं बताऊं कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है वो भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, क्योंकि प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण जो मंच है, प्लेटफॉर्म जो है, ये प्रोवाइड करता है। और थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, आखिर कब से मनाया जाने लगा है और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं आपको। तो प्रसिद्ध न्यायविद थे डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी, इनकी अध्यक्षता में सितंबर 2000 में एक गठित समिति थी। उसी के अनुशंसा पे 9 जनवरी को, जो कि महात्मा गांधी 1915 में 9 जनवरी को ही दक्षिण अफ्रीका से प्रवास से भारत लौटे थे, तो उसी तिथि को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के रूप में आयोजित किए जाने का सुझाव दिया था और उसी को अमल करते हुए पहली बार 2003 में इसकी शुरुआत हुई और 2003 से हम सब इसको मनाते आ रहे हैं। ठीक है। और 15वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो 2019 में आयोजित हुआ, वो 21 से 23 जनवरी 2019 के मध्य हुआ और ये हुआ आपका कहाँ पे? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। और उस वर्ष यानी 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का जो थीम था वो था नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। और जो संबोधन हुआ हमारे देश के राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद हैं उनका, और उसी के साथ इस सम्मेलन का समापन हुआ। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सूरीनाम के बारे में, तो मैं सूरीनाम के बारे में थोड़ा बता दूं आपको। सूरीनाम जो है आधिकारिक तौर पे सूरीनाम गणराज्य के तौर पर जाना जाता है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में स्थित एक देश है। आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना, पारम रिबो, ये क्या है? पारमा रिबो जो है एक कैपिटल है यहाँ का। ठीक है। यहाँ पे जो राजभाषा है वो डच है और यहाँ पे जो क्षेत्रीय मान्यता क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं उसमें सानन टोंगो आता है, हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, सरनेमी आती है, जावा आता है, इंडोनेशियाई आता है, भोजपुरी तक आती है इसमें, याद रखिएगा, होका, यूचीनी। और आपको पता है कि वर्चुअल रैली जब हुई थी तो सूरीनाम के ही जो राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इन्होंने भोजपुरी में संबोधन किया था। ठीक है। और इसकी जो आज़ादी हुई थी सूरीनाम की, वह हुई थी 1975 में, 25 नवंबर 1975 में। किससे हुई थी? नीदरलैंड से। याद रखिएगा, किससे आज़ादी मिली थी? नीदरलैंड से। और यहाँ की अगर हम करेंसी की बात करते हैं तो सूरीनाम डॉलर चलता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। स्वदेश योजना का पूर्ण रूप क्या है? स्वदेश जो है इसका पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन बी, ये सही है। ठीक है। स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट जो है यह स्वदेश योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की संयुक्त पहल है। ठीक है। और कोविड को लेकर यहाँ पे जो पेंडेमिक आई थी तो उसमें जो लोग फंसे थे बाहर, उनको और उनको लाकर रोजगार किस तरह से उनको मुहैया कराया जाए, इन सब चीज़ों को एक समन्वय बनाया गया था और इन तीनों मंत्रालय की तरफ से इसको बनाया गया था। ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, 9 जनवरी 2021 को किस राज्य ने
लेजिस्लेचर डे मनाया है? असम, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर गोवा? तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका गोवा। ठीक है, ऑप्शन डी। गोवा विधायक दिवस कार्यक्रम जो है हर साल 9 जनवरी को आयोजित किया जाता है और इस साल हमारे देश के उपराष्ट्रपति जो हैं एम वेंकैया नायडू, इन्होंने विधायक दिवस समारोह में शामिल होने गोवा भी जा चुके हैं। ठीक है, गोवा गए थे और पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराए जाने के बाद राज्य में विधानसभा का जो पहला सत्र है वह 9 जनवरी 1964 को शुरू हुआ था। इसी वजह से हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा का जो फॉर्मेशन हुआ था एज अ स्टेट 30 मई 1987 को हुआ था। इसका कैपिटल है पंजिम। लार्जेस्ट सिटी की अगर हम बात करें सबसे बड़ा शहर का तो वास्को डिगामा है। यहाँ पे 2 जिले हैं। गवर्नर की बात करें वर्तमान में तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। ठीक है, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सीएम जो है प्रमोद सावंत हैं और यहाँ पे विधानसभा की सीटों की संख्या की अगर हम बात करते हैं गोवा में तो 40 है और यहाँ पे राज्यसभा की सीट 1 है और लोकसभा की सीट यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सब चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जनवरी 2021 में अनुभव मंतापा की नींव किस राज्य में रखी गई थी? ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा आपका कर्नाटक। ठीक है, ये आपका कहाँ पे है? बिदार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। आपको मैं बताऊं कि 13वीं शताब्दी में मैग्ना कार्टा आया था, आपको पता है। उससे पहले ही 12वीं शताब्दी में ही भगवान बसवेश्वर ने लोक संसद की शुरुआत कर दी थी, जिसे हम अनुभव मंतापा के नाम से जानते हैं। और ऐसा मान्यता है कि मानव के इतिहास में अनुभव मंतापा पहली लोकतांत्रिक व्यवस्था थी और इसकी स्थापना जो है भगवान बसवेश्वर ने की थी और वे वहां पर प्रधानमंत्री की तरह काम करते थे, जबकि प्रभु देवा नाम का एक महान योगी जो थे वो प्रेसिडेंट के तौर पे काम करते थे। और कहा जाता है कि अनुभव मंतापा के अंदर एक स्पीकर भी हुआ करता था। ठीक है, स्पीकर भी हुआ करते थे। अब देखिए, आपको बेंगलुरु पता है, जब कर्नाटक की बात आई तो बेंगलुरु आपको पता है, सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है इंडिया का, है ना। तो बेंगलुरु जो है वो आपका कर्नाटक का कैपिटल भी है और सबसे बड़ा शहर भी है। अगर हम यहाँ पे गवर्नर की बात करते हैं तो वजुभाई वाला यहाँ पे गवर्नर है कर्नाटक में और सीएम है बीएस येदुरप्पा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चतरगल्ला सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रस्तावित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका रहेगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, सीमा सड़क संगठन जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो नए महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी और जो हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन दोनों ने संयुक्त रूप से एक वार्ता की। प्रस्तावित विभिन्न सड़क और पुल जो है उसके बारे में जानकारी साझा की और बताया कि जम्मू और कश्मीर में प्रस्तावित जो चतरगल्ला सुरंग है ये भद्रवाह और डोडा को छूते हुए चतरगल्ला के रास्ते बसोहनी वानी से होकर गुजरने वाली नए राजमार्ग के माध्यम से कठुआ जिले को डोडा से जोड़ेगी। किसे? कठुआ जिले को डोडा से जोड़ेगी। और कैसे कैसे जाएगी हमने आपको बताया। एक ऐतिहासिक परियोजना ये बनेगी क्योंकि जो सुदूर के 2 क्षेत्र हैं उनके बीच मौसम में आवागमन वाली जो वैकल्पिक सड़क होती है उसके तौर पे उभर कर आएगी। और पंजाब सीमा पर जैसे जो लखनपुर है यहाँ तक की यात्रा करने में जो समय लगता था वो घटकर महज 4 घंटे की हो जाएगी। और ये सुरंग जो है ये आपका 6.8 ठीक है लंबी होगी। कितनी होगी? 6.8 किलोमीटर लंबी होगी, जिसके लिए बीआरओ द्वारा पहले ही व्यवहार्यता सर्वेक्षण किया जा चुका है, यानी कि निरीक्षण किया जा चुका है। और अगर जब काम शुरू हो जाएगा तो इसके बाद सुरंग को पूरा होने में लगभग 4 साल का वक्त लगेगा और इसकी जो लागत आएगी वो 3,000 करोड़ रुपए आएगी। कितना? 3,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा हर मौसम में आवागमन वाले सड़क संपर्क की वजह से कारोबार में आसानी होगी और यात्रा में कम समय लगेगा और साथ ही साथ बनी और भद्रवाह जैसे इलाके जो हैं वहां पे राष्ट्रीय ख्याति के पर्यटन स्थल के रूप में उभरने का एक अनूठा अवसर मिलेगा। क्योंकि ये जब रास्ते थे जो बंद हो जाते थे अब वो बंद नहीं होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे पर्यटन के लिए काफी हेल्प हो जाएगी। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर जो है अब क्या बन गया है? यूटी बन गया है। क्या बन गया है? यूटी बन गया है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और ये कब बना है? तो 31 अक्टूबर 2019 से, क्योंकि वो उसी समय इसको मान्यता मिली लद्दाख से
और इसको दोनों को, है ना। कैपिटल की अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की तो दो है, एक श्रीनगर है, मई से अक्टूबर के बीच रहता है, और जम्मू जो है नवंबर से अप्रैल के बीच रहता है, यानी कि अभी जो चल रहा है वो जम्मू में चल रहा है। और यहाँ पे जिलों की संख्या की बात करते हैं तो हमने काफ़ी दफ़ा चर्चा की है, 20 है, ठीक है। और वर्तमान में यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यानी उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, और पहला अगर पूछा जाए आपसे तो याद रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू पहले यहाँ के उपराज्यपाल थे, ठीक है। और यहाँ पे लोकसभा की जो सीटें हैं वो 5 हैं, राज्यसभा की सीटें 4 हैं, और विधानसभा की सीटें अभी जो चुनाव नहीं हुए लेकिन यहाँ पे सीटें जो हैं 114 हैं, ठीक है। और हाईकोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो कॉमन हाईकोर्ट है लद्दाख के लिए, और जम्मू एंड कश्मीर के लिए जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट, ठीक है। और अगर यहाँ पे हाईएस्ट पीक की बात करें तो नून पीक है जो कि 7135 मीटर है, और लोवेस्ट एलिवेशन की अगर बात करें तो वो है चेनाब रिवर जिसका 247 मीटर है, ठीक है। इस 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग जो यहाँ का जनसंख्या था वो था 1,22,67,013, ठीक है। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते थे हमने इस वीडियो में आपको दी है। तो आई विश आप सबको पसंद आए होंगे और आपके आने वाले परीक्षाओं में इससे काफ़ी हेल्प मिलेंगी। तो आप सब वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।